नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुदीप ठाकुर। आप सुन रहे हैं डॉक्टर सुदीप्स पैथोलॉजी एंड बायोप्सी सेंटर कानपुर का हेल्थ अवेयरनेस पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो भारत के करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, और वह विषय है डायबिटीज़ यानी मधुमेह। इंडिया में ही करीब 100 मिलियन लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं और करीब 25 मिलियन लोग प्री डायबिटीज़ स्टेज में हैं, और आने वाले 5 से 10 साल में ये प्री डायबिटीज़ स्टेज फुल फ्लेजेड डायबिटिक हो जाएंगे। सबसे डरावनी बात यह है कि 50% ऑफ द डायबिटिक पेशेंट आर एसिम्प्टोमेटिक। डायबिटीज़ एक साइलेंट एपिडेमिक की तरह धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है, और इसी वजह से स्क्रीनिंग टेस्ट की महत्वता और भी बढ़ जाती है। आज के एपिसोड में मैं बताऊंगा डायबिटीज़ क्या है, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, डायबिटीज़ के इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो उनके डायग्नोसिस में और मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, उन टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल देने से पहले क्या स्पेशल प्रिकॉशंस लेने हैं, हाउ टू प्रिपेयर द पेशेंट बिफोर गिविंग द सैंपल, एंड फाइनली द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। डायबिटीज़ मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसुलिन की कमी की वजह से या तो इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से शुगर का लेवल लगातार बढ़ता ही जाता है, और उसे हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज़? टाइप 1 दैट इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें कि इंसुलिन की कमी हो जाती है। दूसरा टाइप जो होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से शुगर लेवल बढ़ता है। और तीसरा टाइप जो कॉमनली हम लोग देखते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि प्रेगनेंसी में होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ के कॉमन सिम्टम्स क्या है, जिसकी पहचान से आप सचेत हो सकते हो कि कहीं मुझे डायबिटीज़ तो नहीं हो रहा है। तो कॉमन सिम्टम्स हैं कि यूरिन का बार बार लगना, रात में नींद खुल जाना यूरिन जाने के लिए, जिसे हम लोग पॉलीयूरिया कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। बार बार पानी पीने की ज़्यादा इच्छा होती है, पानी पीने का मन करता है, दैट इज़ पॉलीडिप्सिया। खाने की भूख ज़्यादा लगती है, दैट इज़ पॉलीफेजिया। भूख ज़्यादा लगती है लेकिन वज़न हमारा गिरता जाता है। सडन वेट लॉस अगर आपको कभी भी दिखता है खुद में या अपने परिवार या मित्रजन में, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। उसके अलावा किसी तरह का अगर कोई वुंड होता है, कोई घाव होता है, तो उसकी हीलिंग नहीं होती, डिलेड हो जाती है। बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होना, थकान होना, नींद आना, ये सारे लक्षण डायबिटीज़ के हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको हो रहा है तो आपको अपनी टेस्ट करवानी चाहिए। जो भी डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग टेस्ट जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा वो आपको करवाना चाहिए। डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में पैथोलॉजी का रोल बिल्कुल अहम है। डायग्नोसिस से लेकर के मैनेजमेंट में हर स्टेप पर पैथोलॉजी के जो जांचें होती हैं उनकी रिपोर्ट का एक अहम योगदान होता है, एक इम्पॉर्टेंट पिलर है जिसके बेसिस पर डायग्नोसिस होती है। मैनेजमेंट में जब हम फॉलो अप करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है कि अनकंट्रोल्ड है। उसके आधार पे डॉक्टर दवाओं का डोज चेंज करता है, कई बार दवाएं भी चेंज करनी पड़ती है। तो पैथोलॉजी का चुनाव आप काफ़ी सोच समझ कर करें। हमेशा ऐसी ही पैथोलॉजी चुनें जहाँ की पैथोलॉजिस्ट एक्टिवली काम करता हो, और NABL लैब ही चुनें। हेल्थ से किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे वो कौन से टेस्ट हैं, वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो कि डायबिटीज़ के डायग्नोसिस में या स्क्रीनिंग करते समय हम लोग करते हैं या हमें करवाना चाहिए। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर, और HbA1c दैट इज़ ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो आपको 8 to 12 आवर्स, मिनिमम 8 आवर्स की फास्टिंग ज़रूरत होती है। ऐसे हम लोग कहते हैं 8 से 12 घंटे की फास्टिंग आपको रहना चाहिए। इस फास्टिंग पीरियड में आप पानी पी सकते हैं। पानी के अलावा किसी भी तरह का कोई जूस, चाय, कुछ भी नहीं लेना होता है। और हमें क्या क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए टेस्ट से पहले? तो 24 घंटे किसी भी तरह का अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। सैंपल देने वाले दिन मॉर्निंग में स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड। हमें किसी भी तरह का हेवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। अपने आप को रिलैक्स्ड और स्ट्रेस फ्री रख कर के ही अपना सैंपल देना चाहिए, जिससे कि रिजल्ट्स की एक्यूरेसी बनी रहेगी। तो ये हो गई फास्टिंग सैंपल देने की बात। अब जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उन लोगों के लिए होता है जिन्हें अपना डायबिटिक स्टेटस नहीं पता है कि वो डायबिटिक हैं कि नहीं हैं। उन लोगों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है,
और इसमें जब हम फास्टिंग के साथ जो पीपी लेते हैं वो जो ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी इसको कहते हैं, उसमें क्या होता है कि हम फास्टिंग सैंपल देने के बाद हमें 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज को 300 ml वाटर में मिला करके पीना होता है। पीने का मतलब ये नहीं है कि आप घंटों घंटों पीते रहें, उसका एक टाइम है। 5 मिनट के अंदर आपको जो ग्लूकोज और पानी का सॉल्यूशन है वो पीना होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है किसी पेशेंट में जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि इस तरह का ग्लूकोज सॉल्यूशन पीने के बाद उन्होंने उल्टी कर दी, वॉमिटिंग आ गया। अगर 15 से 30 मिनट के अंदर अगर इस तरह का कोई रिएक्शन पेशेंट देता है, वो सारा जो भी अमाउंट आपका 300 ml आप पी रहे हो नहीं पूरा पी पा रहा या पीने के बाद वॉमिटिंग हो गया, तो हमको उस दिन का टेस्ट कैंसिल करना होता है। नेक्स्ट डे फिर से सारे प्रिपरेशन के साथ सैंपल देना होता है। तो जो ये आपने ग्लूकोज पीने के बाद जो हमको जो पीपी का सैंपल 2 घंटे बाद देना होता है, उस पीरियड के दौरान भी आप लैब में या अपने घर पर जब बैठे हैं तो कोई भी चीज़ आप ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं, सिर्फ पानी का सिप लीजिए। आप बेड पे बैठना चाहें, सोफ़ा पे बैठना चाहें, रिलैक्स करें, स्ट्रेस फ्री रहें और कुछ ना करें और फिर 2 घंटे बाद अपना सैंपल दें। तो ये जो है ये स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए। और जो नॉन डायबिटिक होते हैं वो जो फास्टिंग और पीपी देते हैं उसमें जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन नहीं पीना होता है, वो आप जैसे डॉक्टर्स आपके जो फिजिशियन हैं अगर वो बोलते हैं कि मुझे लंच के 2 घंटे बाद वाला पीपी का रिज़ल्ट चाहिए, तो आपको लंच के 2 घंटे बाद वो सैंपल देना होता है। कुछ लोग बोलते हैं आप ब्रेकफास्ट करने के बाद आप 2 घंटे बाद दीजिए। अब ब्रेकफास्ट कुछ लोग 15 मिनट में कर लेते हैं, कुछ लोग आधे घंटे में करते हैं। तो जो जब हम पहला बाइट ले रहे हैं खाने का, ब्रेकफास्ट का या लंच का, वहीं से टाइम हमारा स्टार्ट हो जाता है और 2 घंटे बाद हमें पीपी का सैंपल देना होता है। और एक फास्टिंग में मैंने एक चीज़ में बताना भूल गया कि आप जो फास्टिंग कह लें या पीपी कह लें, आपको जो नॉर्मल डाइट ही खाना है लास्ट 3 डेज़ या जो भी, उसमें डाइट में चेंजेस नहीं कुछ लाने हैं। जो आप रेगुलर खाते हैं, जिस तरह का खाना खा रहे हैं वैसे ही खाना है। कुछ लोग पूछते हैं कि जो डायबिटिक होते हैं वो पूछते हैं कि मेरी तो डायबिटीज़ की दवाएं मेडिसिन चल रही हैं, तो क्या मैं उनको ले लूँगा या आज जिस दिन टेस्ट कराना है उस दिन क्या वो दवा ना लूँ, दवा दे के सैंपल दूँ, बिना दवा दिए। काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न रहती है उनके दिमाग में। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो नॉन डायबिटिक हैं, जो ऑलरेडी एंटी डायबिटिक मेडिसिन पे हैं, उनको अपनी दवाएं अपने टाइम से ही लेनी। फास्टिंग सैंपल के पहले कोई दवा नहीं लेनी। फास्टिंग सैंपल देने के बाद जब वो ब्रेकफास्ट के साथ अपनी दवा लेते हैं उसी टाइम पे अपनी दवा लेंगे, तभी फिजिशियन को एक्चुअली पता चलेगा कि दवा का इफ़ेक्ट जो पीपी की वैल्यू आती है उसके बेसिस पे उसको अंदाज़ होता है कि मेडिसिन सही से काम कर रही है कि नहीं, क्या डोज बढ़ाने की ज़रूरत है, घटाने की ज़रूरत है। तो आप अपने टाइम से मेडिसिन लेते हो। फास्टिंग के पहले कोई दवा नहीं लेनी होती। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो स्क्रीनिंग में हम लोग यूज़ करते हैं HbA1c, दैट इज़ ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे लास्ट 3 मंथ्स के एवरेज ग्लूकोज लेवल का स्टेटस बताता है। और इसमें किसी भी तरह की फास्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं, ये आप किसी टाइम दे सकते हैं। अपना समय लीजिए, जब आपको सही लगे आप दे सकते हैं। बट ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन देने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी तरह का एनीमिया, खासकर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, B12 फोलिक एसिड डिफिशिएंसी में भी अगर आपको कोई एनीमिया है इनकी डिफिशिएंसी से, तो आप टेस्ट को अवॉइड कीजिए जब तक कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल नहीं हो जाता। बॉडी में कोई ब्लीडिंग हो रही है, कोई एक्यूट इलनेस है, स्ट्रेस, तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए हमको। HbA1c उस समय नहीं देना चाहिए। सब मिला के ये बात है कि आप जब भी फास्टिंग, पीपी, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराना हो तो एक अच्छे तरह से हाइड्रेटेड रहिए, अच्छे से पानी पीजिए। रात में उठने के बाद बॉडी को बिल्कुल हाइड्रेटेड रखिए। दूसरा, स्ट्रेस फ्री रहिए, रिलैक्स रहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट करती है। अब इंटरप्रिटेशन की बात, तो जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो क्राइटेरिया है जो कि डायबिटीज़ को डिफ़ाइन करता है, वो ये कहता है कि जब आपका फास्टिंग ब्लड शुगर का लेवल अगर 126 इक्वल टू और मोर देन 126 mg/dl है तो हम डायबिटीज़ हम उसे कह सकते हैं। अगर जो हम स्क्रीनिंग करते हैं 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद और उस पीपी का वैल्यू अगर मोर देन 200 आता है
तो डायबिटीज़, अब यू आर डायबिटिक, और अगर 140 और 199 ये जो रेंज है ये प्री डायबिटिक है। रैंडम ब्लड शुगर में भी मोर देन 200 अगर वैल्यू आती है तो डायबिटिक कहलाते हैं वो पेशेंट्स। HbA1c में WHO क्या बोलता है, अगर आपकी HbA1c की वैल्यू 6.5% से ज़्यादा है तो यू आर डायबिटिक। 5.7 और 6.4 ये जो रेंज है ये आपका प्री डायबिटिक का रेंज है। मैनेजमेंट पार्ट में HbA1c का क्या रोल होता है, उसमें डॉक्टर्स चाहते हैं कि आपकी HbA1c 7 के अंडर रहे, दैट इज़ कंट्रोल्ड। 7 के ऊपर जब HbA1c की वैल्यू जाती है तो उसे हम अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ कहते हैं। एक क्वेश्चन हमसे पेशेंट कई बार पूछते हैं या फिजिशियन से भी पूछते होंगे कि डॉक्टर साहब हमारा HbA1c तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है लेकिन जो ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, और मैंने अभी कल भी कराया था, ग्लूकोमीटर से भी देखा था तो नॉर्मल है, जबकि आपकी रिपोर्ट में HbA1c काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई। तो इसको हम लोग जो अपने लैंग्वेज में कहते हैं फॉल्स हाई वैल्यू ऑफ HbA1c। किस कंडीशन में हो सकता है? HbA1c जो है वो RBC के लाइफ स्पैन से जुड़ा हुआ है। जब RBC का लाइफ स्पैन बढ़ेगा तो HbA1c की वैल्यू भी बढ़ेगी, फॉल्स हाई आएगी। जैसे कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है, किसी को B12 फोलिक एसिड डिफिशिएंसी एनीमिया है, किसी का स्प्लेनेक्टोमी हो गया है, यूरेमिया है, कोई अल्कोहलिक पेशेंट है, कुछ ड्रग्स होते हैं ओपियोइड्स या एस्प्रिन कोई ले रहा है लॉन्ग टर्म से, तो इन सब कंडीशन में ऐसा हो सकता है। तो कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि डॉक्टर साहब आपकी रिपोर्ट गलत है, मेरी तो शुगर सही आ रही है, आप ज़्यादा दे रहे हो HbA1c। मेडिकल साइंस होता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में एज ए लेमैन समझ में नहीं आती है। हर चीज़ का कोई एक टेक्निकल रीज़न, साइंटिफिक रीज़न होता है। उसी तरह एक और कंडीशन हो सकती है कि भाई शुगर लेवल आपका बड़ा है लेकिन HbA1c कम आ रहा है, दैट इज़ फॉल्स लो HbA1c। बार बार टेस्ट लगाया, दोबारा लगाया, रीचेक किया, कंट्रोल लग रहा है, सब सही है, बट HbA1c की वैल्यू कम आ रही है, पेशेंट बोल रहा है यार मेरी बड़ी आती है, बड़ी होनी चाहिए। तो ये किस कंडीशन में होगी? जब RBC का लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे किसी को हेमोलिटिक एनीमिया हो रही है, RBC का ब्रेकडाउन होता है, इंट्रावैस्कुलर ब्रेकडाउन और एक्स्ट्रावैस्कुलर ब्रेकडाउन। हेमोलिटिक एनीमिया के केस में RBC अपने लाइफ से पहले ही ख़त्म हो जाती है, तो उसमें हो सकता है। किसी को स्प्लेनोमेगाली हो गई है, उसमें हो सकता है। तो ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें कि फॉल्स लो HbA1c भी हो सकता है। HbA1c कराना किस मेथड से चाहिए? तो जो WHO कह लीजिए या अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन या IFCC, ये सब जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो हमेशा कहती है कि आपको HPLC मेथड से ही अपना HbA1c कराना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेट है, सेंसिटिव है, ये HB वेरिएंट से अफेक्टेड नहीं होता है। बार बार रिपीटेबिलिटी अच्छी होती है, आप एक ही टेस्ट को दोबारा भी लगाइए, वैल्यू वही आएगी। तो आप याद रख लो, जब भी कहीं HbA1c कराना हो आप ज़रूर पूछें क्या आप HPLC मेथड से करते हैं, तभी उस लैब में अपना HbA1c कराएं। हमारी पैथोलॉजी HPLC मेथड से ही ये टेस्ट करती है। डायबिटीज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो है, मगर ये एक सिस्टम तक अपने आप को रोक के नहीं रखता है, ये मल्टीपल सिस्टम को धीरे धीरे इन्वॉल्व कर लेता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ में हमारी किडनी अफेक्टेड हो जाती हैं, लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता है तो किडनी फेलियर के भी चांसेस होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायबिटिक नेफ्रोपैथी। रेटिना, हमारे आँखों की जो रेटिना होती है वो काफ़ी जल्दी अफेक्टेड होती है अगर आपका शुगर कंट्रोल्ड नहीं है तो। अपार्ट फ्रॉम रेटिना एंड किडनी, नर्व्स होते हैं, न्यूरोपैथीज़ हो जाती है, वैस्कुलर डिजीज़ेस हो जाते हैं जिसके वजह से पैरों में जो इन्फेक्शन होता है वो हील्ड नहीं हो पाता है, जो वुंड होता है कई बार एम्पुटेशन करना पड़ता है, काफ़ी डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं डायबिटिक पेशेंट को। तो कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी सारे हैं, इसीलिए हमको अवेयर रहना चाहिए टाइम टू टाइम। अपना जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट या मेंटेनेंस के लिए फॉलोअप में जो टेस्ट कराने हैं उनको हमको रेगुलरली कराना चाहिए। अपनी दवाएं टाइम से लेनी चाहिए। लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट में जो चेंज करना है, एक्सरसाइज करना है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। टेस्ट पे फिर से हम लोग आ जाते हैं। स्क्रीनिंग के टेस्ट जो हमने अभी देखे, उसके अलावा जो हमारे डायबिटिक प्रोफाइल्स होते हैं उसमें हम लोग लिपिड प्रोफाइल्स कराते हैं, जो कि फास्टिंग में ही होता है। और लिपिड प्रोफाइल में खासकर ट्राइग्लिसराइड, जो कि डायबिटिक पेशेंट में काफ़ी जल्दी बढ़ता है।
ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर आपका बढ़ा, हम सिर्फ लिपिड प्रोफाइल देख के भी कई बार हम लोग को लगता है कहीं से डायबिटीज़ तो नहीं है। एक टिपिकल पैटर्न होता है कि ट्राइग्लिसराइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, एसडीएल लेवल कम हो गया, लेस देन 40 हो गया, एलडीएल नॉर्मल और इंक्रीज। ये जो 3 मैंने बताया कि हाई ट्राइग्लिसराइड, लो एसडीएल एंड एलडीएल इज़ नॉर्मल और इंक्रीज, ये डायबिटीज़ के लिए पेशेंट में टिपिकल लिपिड प्रोफाइल की फाइंडिंग होती है। कभी आपको ऐसा दिखता है तो एक बार सोचना चाहिए शुगर की एक बार जांच करा लें, कहीं मुझे डायबिटीज़ तो नहीं। तो लिपिड प्रोफाइल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग जब फॉलोअप में पेशेंट को कराते हैं। उसके अलावा किडनी फंक्शन टेस्ट, अभी हमने बताया कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है, तो किडनी का ध्यान रखना है। अब किडनी में रही बात क्रिएटिनिन की, तो उसको बढ़ने में जब नॉर्मल लेंस से जब वो बढ़ता है तो समय लगता है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो ऑलमोस्ट आपका 40 to 50% किडनी इन्वॉल्व हो चुका, अफेक्टेड हो चुका होता है। तो ऐसा ना हो देर हो जाए, तो उसके लिए अर्ली डिटेक्शन करने के लिए कि किडनी डैमेज स्टार्ट तो नहीं हो गया है, तो एक और टेस्ट है जो डायबिटिक जो प्रोफाइल में होता है, यूरिन माइक्रो एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। कभी भी यूरिन माइक्रो एल्बुमिन सिर्फ नहीं कराना चाहिए, हमेशा यूरिन माइक्रो एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो कराना चाहिए। और ये मॉर्निंग जो फर्स्ट सैंपल होता है, मिड स्ट्रीम यूरिन ले सकते हैं, उससे ही कराना चाहिए। ऐसे कई बार स्पॉट भी कराते हैं डॉक्टर्स। आइडियली फास्टिंग जो फर्स्ट सैंपल होता है उसमें हमें देखना चाहिए। और नॉर्मली जो इसका जो रेशियो है 30 के नीचे नॉर्मल होता है, 30 से लेके 300 तक माइक्रो एल्बुमिनूरिया और मोर देन 300 इज़ मैक्रो एल्बुमिनूरिया। तो आपका 30 के ऊपर ही समझ लीजिए कि किडनी डैमेज, अर्ली स्टेज ऑफ किडनी डैमेज है, स्टार्ट हो चुका है। हमको अपना मैनेजमेंट जो भी करना है, एक्सरसाइज, खान पान, दवाएं, सब बिल्कुल परफेक्टली करना है। अगर हमने चूक कर दी तो फिर आगे चल के काफ़ी परेशानियां हमें झेलनी पड़ सकती हैं। तो यूरिन माइक्रो एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायबिटिक प्रोफाइल। यूरिन माइक्रो एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो सैंपल देने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। मॉर्निंग सैंपल तो देना है, लेकिन एक आपको ध्यान रखना है, अगर आपको फीवर है, किसी तरह का इन्फेक्शन है या डिहाइड्रेशन है तो सैंपल देना अवॉइड करें। मॉर्निंग में किसी भी तरह का हेवी एक्सरसाइज ना करें सैंपल देने से पहले। लिपिड प्रोफाइल देने से पहले कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए। 8 से 12 घंटे की फास्टिंग, ओवरनाइट फास्टिंग तो ज़रूरी है। उसके अलावा आप 24 आवर में किसी भी तरह का अल्कोहल का सेवन ना करें। तो दोस्तों, डायबिटीज़ मैनेजमेंट सिर्फ दवा तक सीमित नहीं है, बल्कि रेगुलर और सही पैथोलॉजिकल मॉनिटरिंग ही इसका बैकबोन है। सही लैब का चुनाव, सही सैंपल कलेक्शन, सही मेथड, सही इंटरप्रिटेशन आपके ट्रीटमेंट आउटकम को कई गुना बेहतर बना सकती है। डॉक्टर सुदीप्स पैथोलॉजी एंड बायोप्सी सेंटर, स्वरूप नगर, कानपुर में हर मरीज को पर्सनलाइज गाइडेंस के साथ साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड रिपोर्ट प्रदान की जाती है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। मैं डॉक्टर सुदीप ठाकुर, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए इम्पॉर्टेंट हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ।